स्क्रीन पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए त्यांजन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। एससीओ में देखिए 10 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रंप को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस एससीओ समिट से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना बड़ा चेंज आएगा। और नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग की जानिब से एक सीक्रेट लेटर भी भेजा गया जिसको पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मोदी साहब एससीओ को अटेंड करेंगे। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किए और बाकी सबको इग्नोर किया। एकदम से एससीओ इंडिया सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। और चाइना और इंडिया एक कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं उस लेटर के मुताबिक जो कि ट्रंप को कभी गवारा नहीं होगा। ये भी मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि एक वार्निंग होनी चाहिए यूट्यूब के हवाले से, प्रॉपर कोई भी मतलब ये है कि जो हमें गाइड किया जाए कि यार ये चीजें बेहतर नहीं है, ये चीजें लीगल हैं, कोई मयार सेट करे ना और वो मयार के ऊपर हर कोई उतरे। ऐसा नहीं है, देखें अगर लेट्स सपोज मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे गलत करता देखकर 10 लोग अगर और करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कम कसूर होगा। उसकी रीजन ये है, उन्हें ये होगा कि शायद ये लीगल है इसलिए कर रहे हैं। ऐसा ही जाने में अनजाने में अगर मैंने, इन्होंने या किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसी भी यूट्यूबर ने अगर कुछ गलत किया है, मेरे ख्याल से एक दफा वार्न किया जाए और उसके बाद प्रॉपर एक कानून बनाया जाए। आबिद भाई मैं लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अब हमने ये जो सिस्टम, ये पॉडकास्ट कह लें या दोबारा से वीडियोस का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट किया है, आपको लगता है इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि आपका भी मसरूफियत रहती है और मैं भी लाहौर में मौजूद नहीं था, बहुत सी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं गुजरांवाला में था। अब कोशिश की जो सर सही बात बताएं ऑडियंस को कि बहुत से ऐसे मामला थे जिनकी वजह से हम मीडिया पे नहीं आ सके। आप सही बात बताएं। आप बिल्कुल, आबिद भाई भी बिजनेस में मसरूफ थे, हमारे मैं फिर कह रहा हूँ सही बात बताएं लोगों को। तो यही ठीक बात है ना, और क्या बात है। चले फिर ये कह देता हूँ आबिद भाई डर के नहीं थे आ रहे और मैं बिजनेस में मसरूफ था, फिर मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा ये तो देखने वाले बताएंगे कि भाई क्या रीजन है। मेरे ख्याल से मेरी जो ऑडियंस है, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 1 लाख है, आपके बहुत से देखने वाले हैं। 3 साल से हम काम कर रहे हैं, उन्हें ये पता है, मेरा पता होगा, आपका पता होगा कि भाई हम ना बोलना पसंद करते हैं कि बोले ही ना, लेकिन झूठ बोलना पसंद जो सर मैं बात काटता हूँ इधर ना, मुझे चौधरी की एक बात याद आ गई और मैं इसे दाद भी देना चाहूंगा। इसने ना एक दिन मेरे साथ खड़ा हुआ था और हम कैमरे के पीछे बात कर रहे थे, फिर इसने ऑन मीडिया पे भी ये बात कर दी। इसने ये कहा था कि जिस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, जिस दिन मेरे सर पे तलवार हुई, पिस्तौल हुई मेरे सर पे कि झूठ बोल, तो उस दिन मैं मीडिया ही छोड़ दूंगा। और इसने करके दिखाया भाई। ऐसे ही है। और फिर हम अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि सच बोलें, सच के साथ रहें। और आप लोगों को जहां से भी लोग देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे नेबर कंट्री से हैं, दुनिया के कहीं भी कंट्री पे जहां पे हमारी लैंग्वेज समझी जाती है, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं समझता हूं उनका हमारे पे ट्रस्ट है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस ट्रस्ट को कायम रखें, उस ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाएं। जैसे कि ये कोई बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। और इसी तरह का जश्न हमें देखने को मिला। मैं कहता हूं कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है। क्योंकि किसी वक्त में पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती को दुनिया समझती थी और आज भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो आई थिंक फिर इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची, और फिर दोनों ने, जारी बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है, शो कर रहा है। देखिए आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना आज तक एशिया में हमेशा से आंखें
झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। और यकीन करें कि वो अपनी इस क्राइसिस से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए रशिया एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है इस टाइम, और चाइना भी। और रशिया की अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते चले तो रशिया से क्रूड ऑयल लेना इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद भी है। और देखिए और फिर रशिया ने स्पेशली उसको क्रूड ऑयल पर एक सब्सिडी दी, यानी कि एक 5% ऑफ कर दिया। देखिए 60 फी बैरल अगर तेल लेना, और अब वही तेल जो है वो 56 या 57 के नियर अबाउट फी बैरल ले रहा है। अपना तेल जो है यूक्रेन को बेच रहा है, आज तो ये भी चीज एक्सपोज हो गई है। देखिए मैं वही कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा था कि अगर इन फ्यूचर, क्योंकि हमें बहुत सारे ममालिक की आपस में कलबिश नज़र आ रही है कि वो आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि चाइना यहाँ पे ईरान और इसराइल की दोबारा से कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, उसका बेनिफिट इंडिया उठाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो ये क्रूड ऑयल है इसको रिफाइन करके, अब जाहिर बात है ईरान के जितने भी वो एक्सपोर्टर हैं जो ईरान से तेल लेते थे, जाहिर बात अब वो कोई ना कोई ढूंढेगा कि कहाँ से हम ले, वो इंडिया से लेगा। तो इंडिया डेफिनेटली उनको क्रूड जो रिफाइन किया हुआ ऑयल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव करके सेल करेगा। स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, अगर बड़ी पिक्चर में देखा जाए, क्या ये जो फ्लड है सिर्फ उस एक सोसाइटी में नहीं आया, पूरे पाकिस्तान में आया। मेरी बात को सुनिएगा, चले अलीम खान वो सोसाइटी या उस सोसाइटी की मैनेजमेंट या जिसने उसको लैंड प्रोवाइड की, वो सब कसूरवार हैं उस सोसाइटी की हद तक। जो चनाब में आ गया रिवर, जो अगर हम बात करें कश्मीर साइड पे इतना पानी आ रहा है और इंडिया ने प्रॉपर अलर्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में मजीद इसका बहाव जो है या इसका प्रेशर बढ़ सकता है, उसका जिम्मेदार कौन? जो सियालकोट पूरा डूब गया उसका जिम्मेदार कौन? मतलब हम एक सोसाइटी को या स्पेसिफिक एरिया को या एक सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं हमने डैम क्यों नहीं बनाए, मुझे ये बताएं हम इन चीजों की तरफ आना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया तो ये कहता नजर आ रहा है ना कि जो पाकिस्तान में फ्लड आ रहा है भारत की आबी जारियत है, ये भारत ने एक घिनौनी साजिश की है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आबी वार किया है, ये हमारा मीडिया कह रहा है। लेकिन इस चीज को क्या हम 100% ऑथेंटिक समझ के इसके ऊपर ही सिर्फ कबूलियत कर लें कि हाँ यार फ्लड का जिम्मेदार सिर्फ भारत है, इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट या इसके अलावा हमारा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? फ्लड तो भारत में भी आया ना भाई, ये देखें, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि इंडिया में भी उसी तरीके से फ्लड आया है। और फिर ये कहा जा रहा है इंडिया ने पानी छोड़ा। आपके ख्याल से इंडिया पानी ना छोड़ता या उसके हाथ में है या उसके कंट्रोल में है कि वो इतने बड़े रेले को, इतने बड़े मिकदार में पानी को रोक सके? क्या वो डैम फटने का खदशा या कुछ ऐसा पॉसिबल? क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, इसे ना हम लोग अपने सर से उतार के किसी के सर पे नहीं डाल सकते। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। देखिए अब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में मौसम की चेंजिंग आ रही है। और अभी तो ये फ्लड जो आया है ना, जिसे आप इंडिया के सर पे डाल रहे हैं कि इंडिया की वजह से हो गया है, ये आप इंटरनेशनल रिकॉर्ड निकालें, उनकी रिपोर्ट निकालें, उस रिपोर्ट के बीच में बताया जा रहा है कि 21% नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा सैलाब का खतरा है। अच्छा। उससे साल उस नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा सैलाब का खतरा इंडिया के हैं। इंडिया ने इतने ज़्यादा डैम बनाए, इतनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस है पानी को लेके, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को हाई अलर्ट दिया और सारा का सारा पानी का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। तो अभी दोनों वज़ीर आज़म वहाँ हैं, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, और चाइना जैसे इस चीज़ को होस्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कोई इस मामले में बातचीत होगी? क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है कि या तो इंडिया पानी हमें देता नहीं है, तो यहाँ जब देता है तो रावी जैसे इंडिया ने डैम बना लिए थे कि रावी का एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं मिला, और 38 साल में आया भी नहीं रावी में पानी, हमारी एज में नहीं आया। और आज देखिए पूरा लाहौर जो है, मेरे अक्सर फैमिलीज यूट्यूब की देख रही थी कि आप वीडियो ऑन एंड ऑफ कर रही हैं, तो मसला ये कि इतने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, तो ये पानी की जंग क्या वहाँ पर डिस्कस होगी? क्योंकि इंडिया ने तो वहाँ पर पहलगाम को डिस्कस किया जब लास्ट टाइम SCO हुआ था, तो क्या इस दफ़ा पाकिस्तान भारत से रिलेटेड वाटर इशूज़ को नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंट करेगा? कुछ ऐसा लग रहा है वहाँ पे होगा? देखें थोड़े दिन पीछे चले जाएं तो बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, कह रहा था कि हम इंडिया के डैम तोड़ के भी पानी निकाल लेंगे, और जब अब उन्होंने पानी छोड़ा है तो हमसे संभाला नहीं जाता। देखिए यहाँ पे मैं अपनी हुकूमत से एक अपील भी करूँगा, डैम होने चाहिए, और दूसरी एक बात को थोड़ा सा नोटिफाई भी करूँगा कि मसला पता क्या है, अभी हम पानी की वजह से मर रहे हैं, 6 माह के बाद हम खुशकी की वजह से मरेंगे। क्यों? हम सारा पानी जो है बहरा अरब में गिरने दे देंगे। रास्ते में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इस पानी को स्टोर करें। आज हमारे पास कोई 2 से 3 बड़े डैम्स होते,
$1 बिलियन मालियत का पानी समुंदर में जा गिरा है। है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हमारे पास डैम्स होते, इस पानी को स्टोर किया जाता, इस पानी से बिजली भी बनाई जाती, इस पानी को जो है थर वाले इलाके में सारा बलोचिस्तान जो है वो मर रहा है, सारा सिंध जो है वो मर रहा है खुश्की की वजह से, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डूब गया, वहाँ उसमें पाकिस्तान ने देखें, नो डाउट हमें अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे जो भाई हैं वो इसमें शहीद भी हुए हैं, डूबे भी हैं, उनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन मसला ये है कि किसने कहा था कि रावी की जगह को घेरो, ठीक है। मसला यही था कि जब आपको पता है कि भाई समंदर, देखें ये एक तुर्की की कहावत है कि समंदर जो है अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, कभी ना कभी वो वापस लेता है। 38 ईयर्स के बाद वो वापस आया है और देखें रावी ने अपनी जगह। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो रावी लगता है, जिसे कहते हैं कि रावी के ऊपर सोसाइटियां बना दी गई, बहुत सी सोसाइटी हैं, उसमें पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और टॉप के जो सियासतदान हैं इस टाइम, जिनका नाम भी आपको बड़ा पता है और उनकी एक सोसाइटी भी है वो भी आपको पता है, नाम खुल के भी लेंगे। फिर उधर एक थीम पार्क भी है और बहुत सी सोसाइटी हैं। देखिए अलीम खान साहब की बात कर रहा हूं और मैं बड़ी तफसीलन उनकी बात आपसे करना चाहूंगा। अलीम खान साहब इमरान खान साहब के साथ भी रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे, उसके अलावा बहुत सी पार्टियों के साथ या बहुत सी सियासी एक्टिविटी उनकी रही। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा कि रावी के ऊपर चोई साहब, मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहूं तो क्या मैं तो खरीद सकता हूं? हमारी गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी हमें कभी भी नहीं खरीदने देगी, क्योंकि वो रावी के ऊपर इनलीगल वो जगह बनती है। वो इखलाकियात ही नहीं कि अब रावी के ऊपर जगह बना लें या घर बना लें या सोसाइटी बना लें। देखें चोई साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि जिसने जुर्म किया वो तो गुनाहगार होता है, पूरी दुनिया में चले जुर्म जो करता है उसे उसकी सजा मिलती है, लेकिन सूलतकार को क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? वेलकम फ्रेंड्स, आज हम नाश्ता करेंगे बेसन वाली फ्राइड ब्रेड का। ये आ गया, उस पर अदरक खूब सारा, बीच में काली मिर्च साबुत और खूब सारा लहसुन। ब्रेड को करते हैं हाफ पीसेस में, डिप करते हैं बेसन में। तेल हमारा गरम है, सरसों का तेल। ये चला हमारा ब्रेड पीस कढ़ाई में। सॉस हमारी प्लेट में, क्योंकि सॉस से ही स्वाद आता है इसका ब्रेड का। ये जा रहा हमारा दूसरा सैंडविच कढ़ाई में। इन बिटवीन हम टेस्ट करते हैं जी हमारा ब्राउन सैंडविच। वाह, बिल्ली मौसी शिकार की तलाश में दबे पाव जा रही है। अभी यहाँ से कोई कबूतर पकड़ेगी। इसने कड़ी बनानी थी, कड़ी चावल, वेराज बेचारे ने मेरे लिए ये ब्रेड बना दी बेसन वाली। अब यही ब्रांड की बेसन लेने चलते हैं तो घर पकड़ा के अपने काम पे निकलते हैं। ये वाला सेम ब्रांड मिल गया तो अपने कार में चलते हैं अपने काम के लिए। ये आपको दिखाया था मैंने, ये बेटे ने हेलमेट मंगाया, ये इसने माउंट भी मंगा लिया ये कैमरा लगाने के लिए। इस पे लग जाएगा जैसे ये लगा यहाँ पर, वो पुराने वाले हेलमेट में यहाँ पर कैमरा लगा था। ये चिन माउंट है, यहाँ पर लग के ये कैमरा लग जाएगा। दोस्तों देखो, एक कॉमेडी होगी हमारे साथ। ये मैंने कल कवर मंगाया था कार के लिए, ये कल आ भी गया था। और देखो बेटे ने भी सेम ऑर्डर कर दिया था, ये दूसरा भी आ गया आज। अब इस कवर के लिए नई कार लेनी पड़ेगी हमें। ये हमारी शीला ना मिनट पर जहाँ सोफे के साथ आकर फंस जाती है, इसको दोबारा ऑन किया इसको। मौसम कल कितना गर्म था और आज देखिए उतना ही ठंडा, चिल्ड।
हवा बहुत चल रही है। डेढ़ बज गया दोपहर का, भूख लग गई है। पत्नी श्री गरम गरम रोटी बना रहे हैं और साथ में है माइक्रो में गरम करने के लिए कड़ी। और साथ में लेते हैं ये भरवा करेला। रोटी खा ली है, अपना वीडियो देख रहा था, देखा नहीं था मैंने। और साथ में खा रहे हैं ये ठंडी खीर ड्राई फ्रूट के साथ। सुबह उठा, सबसे पहले ये बनाया बूस्टर अपने लिए दिन के लिए, 1.5 गिलास शायद है ये जूस। और मिसेस बना रहे हैं मटर वाली परांठी हर स्पेशल। ये आ गई हमारी मटर वाली परांठी, साथ में मैंगो चटनी, साथ में रायता। परांठी विदाउट घी और मक्खन के, उसमें तली हुई है सरसों के तेल में। एज यूजुअल लाजवाब। गाड़ी पे पानी मार लिया। सुबह के 9:55, 10 बजने वाले हैं। ये सिरे ला रहा कि चलो काम पे, और अपनी दुकान कर लिया ऑन, शटर कर लिया ऑन, और निकलते हैं अपने काम के लिए। दोस्तों जैसे परसों मंगलवार को कितनी गर्मी थी, 23-24 डिग्री टेम्परेचर था, आज देखिए 15 डिग्री है, मैक्सिमम है 19 डिग्री। और रात को 4-4 डिग्री भी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ठंड है भैया। परसों जहाँ एसी चल रहे थे, आज हल्के सा आप स्वेटर या जैकेट डाल सकते हैं, इतना सुहावना मौसम है आज। दोस्तों अभी मैं एक केस सुन रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था। इंडिया में एक पीछे कांड हुआ जो निक्की गुर्जर करके एक बेचारी लड़की को मारा गया है जला के। दैट्स टू क्रूअल। हमारे समाज इंडिया में ये बहुत एक कमी है कि हमने ऐसे शैतान को देखते हुए भी उनको कुछ कह नहीं सकते हम उनको। मुझे बोलना नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल इतना दहल गया देख के और सारा पढ़ के कि कैसे बेचारी को टॉर्चर किया जाता था 9 साल में। उसके वैवाहिक टाइम में 3 बच्चे थे उसके बेचारी के, 2 बहनें एक घर में ब्याही हुई थी और दोनों को टॉर्चर किया जाता था। एक को तो जलाकर मार दिया उन्होंने, बट इंसाफ मिलते मिलते उसको तो नहीं कितना टाइम लग जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी भगवान जानता है, क्योंकि हमारा सिस्टम वहाँ पर ऐसा है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इन शैतानों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बहुत सख्त, इतनी सख्त कि ये भी कांपे कि हमने क्या किया है। कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि फटाफट ऐसे शैतानों को सजा दी जाए, सख्त से सख्त। मेरे से बोला नहीं जा रहा, इतना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया ये कहानी सारी पढ़ के। बहुत दर्द भरी कहानी है। उसके हस्बैंड को पकड़ भी लिया है, बट पता नहीं इंसाफ बेचारी को मिलता कि नहीं मिलता, जैसे हमारे कानून है वहाँ पर। सो सैड।
अभी जब मैं यहाँ से मुड़ने लगा राइट हैंड साइड पे, ये देखिए लाइटें सारी बंद हो गई हैं। इट्स अमेजिंग। तो अंदाजे से निकलना पड़ा है। ऐसे ही आगे भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। आज सेकंड टाइम हुआ यहाँ पर। ट्रैफिक की लाइट्स एकदम ऑफ हो गई। दोस्तों अभी ये मैंने डिलीवरी पकड़ी है एक, तो मैं ये देने जा रहा हूँ स्ट्रीट में। स्ट्रीट का नाम है लाहौर स्ट्रीट। आज पता नहीं क्या बात है, मैंने क्या खाया सुबह का, फंबल बड़ा हो रहा है मुझे आज। रीज़न पता नहीं क्या है, शायद वो जो कहानी सुनी है दिमाग डिस्टर्ब हो गया सुन के। खड़ी है, छुट्टी होने वाली है 1 घंटे में। तो अभी ये मैं लास्ट डिलीवरी करूँगा, नॉट फॉर टुडे, फर्स्ट सेशन की लास्ट डिलीवरी है ये। इसके बाद मैं जाऊँगा घर, 1 घंटा रेस्ट करके बेटी को फिर स्कूल से लाके फिर जाऊँगा सेकंड राउंड के लिए। से लेते हैं लेफ्ट। आज हवा बहुत तेज चल रही है और ठंडी हवा। और यहाँ से लेंगे हम राइट। ये देखिए स्ट्रीट का नाम है लाहौर स्ट्रीट। ओह, आगे ये क्वेटा स्ट्रीट भी है, क्वेटा स्ट्रीट। ओ मुल्तान, ये सारा पाकिस्तान का एरिया है भैया। लाहौर स्ट्रीट, क्वेटा स्ट्रीट एंड मुल्तान स्ट्रीट। अगली क्या है? नहीं, अगली रिवर ब्राई। हमने देना है नंबर 20। अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर चल पड़ा हूँ आज दोपहर तक, 1:30 बजे तक। तो ये ब्लॉग करते हैं ये बंद वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत वाइल्ड वेदर हो गया। ये वाइल्ड विंड्स चल रही है तेज़ तेज़, लोगों के डस्टबिन उड़ उड़ के इधर उधर जा रहे हैं। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह स्कूल जोन, आपको 40 से नीचे चलाना पड़ेगा।